भारत ही हमारी सरजमीन थी, भारत ही हमारी सरजमीन है और इंशाअल्लाह भारत ही हमारी सरजमीन रहेगा। तुम्हारे मुल्क में इतनी गरीबी है कि गरीबी की वजह से लोग आज वहाँ पर परेशान हैं। अफ़गानिस्तान से तुम्हारा झगड़ा, ईरान की बॉर्डर पर तुम्हारा झगड़ा है। आज पाकिस्तान में बैठकर लोग इस तरह की अनाप शनाप बकवास बकते हैं। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और याद रखिए, ये ताकतें कभी भी भारत को सुकून से रहने नहीं देंगी। आज वक्त है कि हम इनको एक मौसर जवाब दें ताकि हमेशा के लिए ये दहशतगर्दी का ये जहर हमेशा के लिए ख़त्म होकर रह जाए। नमस्कार, साइकोनीत में आप सबका स्वागत है। भारत के शातिर राजनीतिज्ञ में आज हम बात करेंगे ओवैसी की। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के शेर, संसद के डिबेट स्टार और मुस्लिम राजनीति के सबसे बड़े पोस्टर बॉय। हैदराबाद से 4 बार सांसद, बैरिस्टर, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट और राजनीति में मुस्लिम कार्ड खेलने के मास्टर। कभी मोदी सरकार की कूटनीतिक डेलीगेशन में भारत माता की जय बोलते दिखते हैं तो कभी अपने पुराने तेवर में मुस्लिम हक के लिए संसद में गरजते हैं। एक तरफ छवि बदलने की कोशिश, दूसरी तरफ वोट बैंक की राजनीति। ओवैसी का असली खेल यहीं से शुरू होता है। असदुद्दीन ओवैसी वही नेता हैं जिन्हें अब तक विवादित, ध्रुवीकरण करने वाला या वोट कटवा कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से ही AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अलग ही तेवर और नए सियासी कलेवर में नजर आए। पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ ओवैसी ने इन दिनों उसी तरह से आक्रामक रुख अपना रखा है जैसे बीजेपी नेता अपनाते हैं। बिहार के ढाका में सिर पर तिरंगा पगड़ी बांधे ओवैसी ने आतंकवाद के खिलाफ जिहाद का ऐलान करते हुए कहा कि अब पाकिस्तान को समझाने का समय नहीं है, अब उसे करारा जवाब देने का वक्त आ गया है। जो हमने जवाबी कार्रवाई की थी हमारे पड़ोसी मुल्क के ऊपर, वो सुधरने वाले नहीं है। शायद रखो अब आप दुआ करो, हज को जा रहे, अल्लाह उनकी दुम को सीधा करे, वरना फिर वक्त आएगा उनको और सीधा करना पड़ेगा। ओवैसी ने कहा कि भारत को तुर्की को भी समझाना चाहिए। वह खुद कुर्दों पर हमले करता है और भारत पे वो कैसे सवाल उठा सकता है। इस तरह से ओवैसी राष्ट्रवादी चेहरा बनकर उभरे हैं। लेकिन सवाल यही है कि मुस्लिम परस्त छवि से बाहर निकलकर हिंदू समुदाय के दिल में जगह पाने में वो कितना सफल होंगे। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सिस्टम का हिस्सा न होने के बावजूद AIMIM के नेता को मुस्लिम प्रतिनिधि मानकर डेलीगेशन में जगह दी। मोदी सरकार के डेलीगेशन में ओवैसी विदेश गए, वहां पाकिस्तान को घेरा, भारत के पक्ष में बोले और देशभक्त छवि पेश की। लेकिन जैसे ही भारत लौटे वही पुराना अंदाज, मुस्लिम मुद्दों पर आक्रामक, बीजेपी RSS पर तीखे हमले और अपने बेस वोटर को खुश करने की फुल कोशिश। डेलीगेशन में जाने से क्या बदला? ओवैसी की संसद वाली गंभीर छवि को मजबूती मिली। मुस्लिम समाज में उनके कद को प्रगतिशील आवाज का टैग मिलने लगा। बीजेपी को मौका मिला यह दिखाने का कि ओवैसी जैसे नेताओं को भी वे साथ लेकर चल सकते हैं, यानी सबका साथ सबका विकास। सवाल उठता है कि क्या ओवैसी अब पूरे भारतीय मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि बनकर उभर रहे हैं या ये एक राजनीतिक शतरंज की अगली शातिर चाल है। इस घटनाक्रम से ओवैसी की वो पुरानी छवि केवल आग लगाने वाले नेता की अब धीरे धीरे बदल रही है। शायद इसीलिए PM मोदी की डिनर पार्टी में मेडिकल इमरजेंसी के बहाने उन्होंने दूरी बना ली। तो क्या ओवैसी को डर था कि अगर मोदी जी के साथ फोटो आ गई तो मुस्लिम वोटर नाराज होंगे और उन्हें विपक्षी भी B टीम कहने लगेंगे, या फिर कुछ और था? ये सब जानते हैं कि ओवैसी की राजनीति पूरी तरह मुस्लिम वोटों के इर्द गिर्द घूमती है। बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, जहां मुस्लिम वोट निर्णायक, वहां AIMIM का झंडा लहराता है। संसद में 3 तलाक, CAA, NRC या किसी भी मुस्लिम मुद्दे पर सबसे तेज आवाज ओवैसी की ही सुनाई देती है। मुस्लिम युवाओं में खुद को मसीहा और सिस्टम से लड़ने वाला बताने का हुनर और हर बार खुद को विक्टिम या सच्चा नेता दिखाने की कला, ये ओवैसी में कूट कूट कर भरी है। विदेश में मॉडरेट और राष्ट्रवादी और देश में आते ही अल्पसंख्यक हितैषी, यह ओवैसी की सबसे बड़ी सियासी जुगलबंदी है। मोदी सरकार पर तीखे हमले, लेकिन कभी कभी ऐसे मुद्दों पर चुप्पी जिससे B टीम का तमगा भी उनको झेलना पड़ता है।
AIMIM के बढ़ते असर से विपक्षी पार्टियां भी परेशान हैं, क्योंकि ओवैसी के आने से मुस्लिम वोट बट जाते हैं और बीजेपी को फायदा मिल जाता है। पुलवामा से पहलगाम की घटना के बाद ओवैसी में आया बदलाव दिल से कितना है ये तो वही जाने, पर राजनीतिक चश्मे से देखें तो यह वर्तमान राजनीति की जरूरत है। देश के अधिकांश मुस्लिम अभी पाकिस्तान विरोधी सेना और सरकार के फेवर में हैं। इस राष्ट्र प्रेम की बह रही गंगा के साथ ओवैसी सबसे पहले खड़े होकर कुछ कदम आगे निकल गए हैं। ओवैसी अभी समझ चुके हैं कि देश की राजनीति में केवल मुस्लिम वोट की बदौलत बड़ी सफलता नहीं मिल सकती है। बिहार में 50 सीटों पर चुनाव ऐसे तो नहीं जीता जा सकता है ना। ओवैसी 50 सीटों पर लड़ना चाहते हैं तो अपना चेहरा जो मुस्लिम हितों को साधते दिखता है उसे बदलने के लिए पाकिस्तान मुर्दाबाद के स्वर जरूरी है, ताकि उनकी पार्टी के हिंदू उम्मीदवार को भी वोट मांगने में कोई परेशानी न हो। ओवैसी एक ऐसा नेता जो संसद में सबसे शुद्ध अंग्रेजी बोल सकता है और वही नेता मंच पर गोडसे की औलादें कहकर तालियां बटोरता है। तो सोचिए कि शातिर कौन है, जो हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैलाता है या जो उसे फैलाने का ठेका लेकर वोटों की दुकान चलाता है। आपको याद होगा कि ओवैसी ने नारा दिया था जय भीम जय मीम, और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान ओवैसी अपनी रैलियों में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें साथ रखते थे। साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी से कई जगहों पर दलितों को भी टिकट दिए। ये शातिर रणनीति दलित वोटों को हिंदुओं से अलग करने की थी और कोई शक नहीं कि ओवैसी इसमें कामयाब भी हुए। आज एक बड़ा तबका जय मीम जय भीम से प्रभावित है और उनके नेताओं को वोट भी करता है। ओवैसी की राजनीति सीधी है, अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हें सिर्फ AIMIM को वोट देना चाहिए। वे मुसलमानों को ये यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि बाकी सब पार्टियां सिर्फ धोखा देती हैं। AIMIM ही असली हिमायती पार्टी है। ओवैसी मुसलमानों को बार बार यह एहसास दिलाते हैं कि तुम खतरे में हो, CA NRC आएगा, गोडसे की औलादें सत्ता में है, तुम्हें बचाना AIMIM का काम है। जहां मुस्लिम वोट ज्यादा वहां ओवैसी रेडी रहते हैं। बिहार 2020 में सीमांचल में 5 सीटें जीती, RJD को सरकार से बाहर कर दिया। महाराष्ट्र 2014 में वोट कटवा का रोल, बीजेपी और शिवसेना को इसकी मदद मिली। बंगाल 2021 में चुनाव प्रचार शुरू किया, लेकिन ऐन चुनाव से पहले गायब, मतलब काम पूरा हो गया। ओवैसी की एंट्री बीजेपी के लिए खुशी की खबर होती है और विरोधियों के लिए डर का इशारा। हैदराबाद AIMIM की निजी रियासत है। पुराने शहर में उनका कब्जा ऐसा है कि वहां की गलियों में मजलिस का झंडा पुलिस से ऊपर उड़ता है। यहाँ राजनीति, कारोबार, धर्म, जमीन सब पर मजलिस का राज चलता है। AIMIM की स्थानीय गुंडागर्दी के चर्चे किसी से छुपे नहीं हैं। विरोधी दल बार बार कहते हैं कि ओवैसी बीजेपी की B टीम है। AIMIM का आना मतलब मुस्लिम वोट बटेंगे और सीधी मदद बीजेपी को। ओवैसी हर बार इसे झूठ कहते हैं, पर हर बार फायदा बीजेपी को ही होता है। सवाल यह भी है कि मुस्लिम जनता को क्या मिला ओवैसी से। AIMIM का कोई बड़ा आंदोलन देश में नहीं, शिक्षा, रोजगार या महिलाओं पर कोई योजना नहीं, बस हर जगह एक ही टोन, हमारे अधिकार खतरे में है और AIM ही आपकी रक्षक है। एक बार ओवैसी ने टीवी डिबेट में कहा कि जब हम बोलते हैं तो दिल्ली हिलती है। जवाब आया कि बोलने से दिल्ली नहीं हिलती, लेकिन वोट जरूर बट जाते हैं। आपको ओवैसी के भाई का वो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो वाला बयान तो याद ही होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने इस बयान से खुद को अलग बताया, लेकिन उन्होंने कभी अपने भाई की बयानबाजी की खुलकर निंदा नहीं की। हाँ, ये जरूर कहा कि उनका भाई बहुत अच्छी स्पीच देता है और राजनीति का उसे उनसे ज्यादा बेहतर ज्ञान है। यह सब कुछ करके असदुद्दीन ओवैसी इन सब का राजनीतिक फायदा उठाते हैं, जो कि उनकी पार्टी को मिलता है। यही वजह है कि बहुत लोग इसे AIM की सोची समझी रणनीति मानते हैं। एक भाई आग लगाता है, दूसरा संसद में खुद को सेकुलर बताता है। अब आइए ओवैसी के कुछ अनसुने किस्से भी सुनते हैं। हाल ही में जब ओवैसी को भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में भेजा तो पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर उन्हें खूब ट्रोल किया गया। ओवैसी ने इसका जवाब भी अपने स्टाइल में दिया। अब मैं पाकिस्तान का दूल्हा भाई हूँ, और कौन,
इतना बोलने वाला, इतना हैंडसम इंसान उन्हें और कौन दिखेगा भारत में। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि मुझे ही देखते रहो, सुनते रहो, शायद तुम्हारे दिमाग की भूसी साफ हो जाए और जाहिलियत दूर हो जाए। यह बयान वायरल हो गया और ओवैसी ने पाकिस्तान की तुलना भी ISIS से कर डाली। ओवैसी का संसद में अंदाज हमेशा आक्रामक रहा है। जब वो 3 तलाक या CAA, NRC जैसे मुद्दे पर बोलते हैं तो वे अकेले पूरे सदन में गरजते रहते हैं। कई बार उनके भाषण के बाद खुद गृह मंत्री अमित शाह तक मुस्कुरा दिए। एक बार तो शाह ने संसद में चुटकी भी ली थी। ओवैसी साहब, आपकी टीम तो हमेशा तैयार रहती है। एक बार जब संसद में भारत माता की जय बोलने की मांग उठी तो ओवैसी ने कहा कि मैं संविधान के मुताबिक ही बोलूंगा, मैं किसी के दबाव में नहीं बोलूंगा। इस बयान से वे सुर्खियों में आ गए और मुस्लिम युवाओं में विद्रोही नेता की छवि बना ली। हैदराबाद की गलियों से संसद तक ओवैसी का अंदाज शुरू से ही बेबाक रहा है। कॉलेज के दिनों में भी वे डिबेट में सबसे तेज बोलने वाले माने जाते थे। एक बार कॉलेज डिबेट में जज ने कहा, इतना तेज बोलोगे तो संसद में जरूर पहुंचोगे, और वही हुआ। 2016 में एक AIMIM विधायक ने मंच पर ओवैसी की मौजूदगी में कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया। भीड़ तालियां बजा रही थी, लेकिन ओवैसी को गुस्सा आया। उन्होंने मंच पर ही माइक छीन कर कहा, ये मजलिस का मंच है, तुम्हारा मोहल्ला नहीं, जुबान संभालो अपनी। 2019 में तेलंगाना में कुछ रिपोर्ट्स आई कि AIMIM और BJP के कुछ स्थानीय नेता गुपचुप बैठ के कर रहे हैं, जिससे कि चुनाव में सीटें न भिड़े और दोनों को फायदा हो। AIMIM और BJP ने इसे अफवाह कहा, लेकिन सियासी गलियारों में लोग बोले कि जो दिखता है वो शराफत है, असली खेल तो पर्दे के पीछे होता है। बंगाल चुनाव 2021 से ठीक पहले AIMIM ने बड़े दावे किए कि हम मुस्लिम वोट को नई दिशा देंगे, लेकिन आखिरी हफ्ते में AIMIM ने सारे प्रचार रोक दिए। कई पत्रकारों ने लिखा कि ममता और ओवैसी के बीच बैकडोर समझौता हुआ ताकि AIMIM सिर्फ मुस्लिम वोटों को BJP से काटे और ममता की राह आसान हो जाए। ओवैसी के संसद में कई बयान वायरल रहे हैं। 2019 के चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि EVM में धांधली नहीं हुई, इसके बजाय हिंदू दिमागों में धांधली हुई है। ये हिंदुओं के एकजुट वोट पर कमेंट था। इसी तरह उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सलाह दी थी कि वे भारत की समावेशी राजनीति से सीखें, क्योंकि पाकिस्तान में एक भी गैर मुस्लिम राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। एक टीवी शो में उन्होंने मीडिया के कुछ हिस्सों को झूठ की फैक्ट्री कहा, जो उनके बारे में गलत खबरें फैलाती हैं। उन्होंने अपने भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के बारे में बताया कि वे हिंदू मुस्लिम बच्चों को मिलाकर 19,000 बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, लेकिन मीडिया उनकी छवि को एक तरफा बनाती है। ओवैसी को अक्सर धमकी भरे मैसेज मिलते हैं, जिन पर वे मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि अब तो बाहर से भी धमकियां आ रही हैं, पहले सिर्फ अंदर से आती थी। उनकी भाषण की कला के बारे में वे खुद कहते हैं कि उन्हें अपनी स्पीच के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जबकि उनके भाई अकबरुद्दीन गॉड गिफ्टेड हैं। ओवैसी ने हिजाब का समर्थन करते हुए कहा था कि अगर मैं टोपी पहनकर संसद जा सकता हूं, तो लड़कियां हिजाब पहनकर कॉलेज क्यों नहीं जा सकती हैं। शायद ओवैसी साहब को नहीं पता कि संसद का कोई ड्रेस कोड नहीं होता, लेकिन स्कूल और कॉलेज का होता है। संसद या रैलियों में कई बार उन्होंने मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पर अड़े रहने, आत्मविश्वास बनाए रखने और संविधान का सहारा लेने की बात की थी। कम ही लोग जानते हैं कि ओवैसी के पास एक 8,000 से अधिक किताबों वाली पर्सनल लाइब्रेरी है, जिसका वो नियमित इस्तेमाल अपने भाषणों को बेहतर बनाने और जानकारी हासिल करने के लिए करते हैं। इन किस्सों से ओवैसी की राजनीतिक शैली, उनका हास्य, तंज और राष्ट्रवादी तेवर सब कुछ एक साथ झलकते हैं। इन किस्सों से साफ है कि ओवैसी की राजनीति में तड़का, जवाब में चुटकी और हर मुद्दे पर अपनी अलग छाप है। यही वजह है कि वो आज भी चर्चा में रहते हैं, चाहे पाकिस्तान में दूल्हा कहे जाएं या संसद में शेर बने। ओवैसी सिर्फ बोलते नहीं, बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। जहां ज़रूरत हो वहां गरजते हैं और जहां ज़रूरत पड़े वहां फुसफुसाते भी हैं। संसद में उनके भाषण गूंजते हैं, मीडिया में सुर्खियां पाते हैं, लेकिन जमीन पर सिर्फ वोट बढ़ते हैं और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण बढ़ता है। ओवैसी राजनीति के ऐसे शातिर खिलाड़ी हैं जो एक साथ कई चेहरे पहन सकते हैं, कभी डेलीगेशन में देशभक्त,
कभी संसद में मुस्लिम नेता और कभी चुनावी मंच पर मसीहा। उनकी असली ताकत है वोटर को साधना और हर मुद्दे को अपने पक्ष में मोड़ लेना। यही वजह है कि ओवैसी की राजनीति में मसाला भी है, तड़का भी, और हर बार कोई नया ड्रामा तो जरूर है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करें। धन्यवाद, नमस्कार।